क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, राजू राइट्स 61 को 16, यानी राजू राइट्स 61 और 61 एज 16 एंड ऑफन गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन द लेटर्स बी एंड डी। भाई बी और डी में तो बचपन में आप भी एक आध बार कंफ्यूज हो ही गए होंगे, खैर इसका मतलब ये नहीं आपको डिसलेक्सिया था। दीज आर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मैंने आंसर दे दिया है आपको, बताइएगा। एक बच्चा है, 16 का ऑप्शन ए क्लियर कर दीजिए, कर देंगे शुभम। अब हम 3 क्वेश्चन आगे आ चुके हैं, एक तो किसी को 16 समझना है और 14 लास्ट में समझ लेंगे ये दोनों क्वेश्चंस हम। बहुत बढ़िया, पीके सीटेड क्लासेस कर रहे हैं, धन्यवाद पीके। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, बी को डी पढ़ना, 61 को 16, मतलब रिवर्स की दिक्कत है ना, रिवर्स गियर की नहीं, लिखने की, पठन वैफल्य डिसलेक्सिया कहेंगे, तारे जमीन पर याद कीजिए। कोई लर्नेड हेल्पलेसनेस नहीं है। लर्नेड हेल्पलेसनेस होती है कि आप इतनी बार फेल हुए हैं कहीं या किसी क्षेत्र में कि अब आपके अंदर एक सीखी हुई शैक्षिक असहायता पैदा हो गई है कि भैया अब मेरे से पेपर ये क्लियर हो ही नहीं सकता, या अब तो प्यार करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 3 बार दिल टूट चुका है ना। तो ये लर्नेड हेल्पलेसनेस होती है कि आपके एक्सपीरियंसेस इतने खराब रहे हो कि आपने ऐसा सोच लिया कि मेरे साथ अब ये सही हो ही नहीं सकता, जबकि अगर आप डिफरेंट अप्रोच अपनाएं तो हो जाएगा, है ना। डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग से संबंधित। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, जो बच्चा सोशली ज्यादा घुलता मिलता नहीं है और अपने में रहेगा, दूसरा वो रेपिटेटिव बिहेवियर करेगा, ठीक है। डिसलेक्सिया वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी स्पेशली एबल्ड बच्चे इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स, यानी व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके, यानी इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स को सेट करके। आज मॉक टेस्ट में यही सेट था, बढ़िया है सना, फिर तो और भी सेट आपको मिल जाएंगे जल्दी ही मॉक टेस्ट में। व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके, यानी व्यक्तिगत बच्चे के अनुसार, अगर 5 बच्चे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट उनकी एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से आपने उनके लिए अलग अलग लक्ष्य बना दिए कि बेटा तुमको इसमें बहुत अच्छा करना है, तुम इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हो, डिफरेंट तरीके, ठीक, बात सही है। वो आज जहां पे जिस करंट पोजीशन में है उनको और आगे मोटिवेट करने के लिए सबके लिए अलग अलग लक्ष्य बनाए हैं, अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव ईथॉस, कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं क्रिएट करना कि एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करा दें आप। कोऑपरेटिव लर्निंग चाहिए हमें, सहयोग चाहिए। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, फ्लेक्सिबल चाहिए या डिफरेंशिएटेड, डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड तो सबके लिए सेम होता है, ठीक है ना, तो सेम से काम नहीं चलेगा क्योंकि बच्चे डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। फर्स्ट और थर्ड कहीं दिख रहे हैं यहाँ, हाँ ये है ऑप्शन सी। ये हमारे टाइपिस्ट जी से गलती हो गई है, उधर हिंदी वाली साइड सही लिखा है इन्होंने। फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, यानी एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। संरचनावादी यानी जहां बच्चा एक्टिव होगा, जहां बच्चे को क्या कह रहे हैं हम, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज कह रहे हैं कि वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सकता है। पहला ऑप्शन है पैसिव बीइंग, जब पहली ही बात हो गई बच्चा एक्टिव है, पैसिव कहां से हो गया, हट गया ऑप्शन। फिर आता है मिनिएचर अडल्ट्स, यानी एक होते हैं अडल्ट्स और दूसरे होते हैं उन्हीं का छोटा रूप, जो बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं वैसे ही बोलते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता, बच्चा डिफरेंट है, कोई छोटा रूप नहीं है कि आपका छोटा वर्जन है कि जैसे पापा बिहेव करते हैं वैसे वो छोटे वाला भी बिहेव करेगा, है ना। चलिए खैर, अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, एज बीइंग बोर्न इविल हु हैव टू बी सिविलाइज्ड, यानी बच्चे के दुष्ट हैं और उन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है। ये भी बेकार की बात है, आपके मन में ऐसा आ सकता है कई बार, बट आपको ऐसा सोचना नहीं है, नंबर कट जाएंगे, ठीक। एज बीइंग बोर्न विद अ क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये बात सही है कि आप बच्चों को कैसे देखते हैं, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए, वो क्यूरियस है, वो जानना चाहता है, वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है एज पर कंस्ट्रक्टिविज्म। इतनी बात तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। Which of the following statements about children's failure, बच्चों की विफलता के बारे में या असफलता के बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है चाइल्ड्स फेलियर कैन ऑलवेज बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक डिफेक्ट्स, ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट का भी रूल होता है। हम बच्चे की गलतियां आनुवांशिक दोषों पे नहीं बल्कि अपने मेथड्स पे फोकस करते हैं कि उनको हम चेंज कर सकें। अगर आनुवांशिक दोष हैं भी तो ये हमेशा, देखो इन्होंने कहा है हमेशा उनके आनुवांशिक दोष, कभी कभार ऐसा हो सकता है, हमेशा कैसे होगा, है ना। बी ऑप्शन है चाइल्ड्स फेलियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम्स इनएबिलिटी टू केटर टू द इंडिविजुअल नीड्स, ये बात सही है, सिस्टम में कमी निकालनी है आपको, वो एक अच्छी बात है। बच्चों की सफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझ नहीं पाना,
मतलब बच्चे को इंटरेस्ट था मैथ्स में, आप उसको कुछ और पढ़ाए जा रहे हैं, मजा नहीं आ पा रहा ना, तालमेल नहीं बन पा रहा, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप नहीं सिखा पा रहे हैं, तो सिस्टम फेल हो गया। जब बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है, सिंपल बात। फिर आता है सी ऑप्शन, चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव देमसेल्व्स नेवर बीन टू स्कूल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। यानी वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, बालक नहीं होगा, इन्होंने ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ किया आपके सीटेट वालों ने ही। अगर हम बात करें चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स, वो बच्चे जिनके माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, खून पसीना एक कर देते हैं सर माँ बाप, ठीक है ना, तो ये नहीं कहेंगे। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स सीखते नहीं है। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते, या इस देश में और भी इतने सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। डी ऑप्शन है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग एकेडमिक सक्सेस। मतलब जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, वो सक्सेस नहीं पा सकते, ये बेकार बात हुई। एज अ टीचर आपको सिस्टम में दोष ढूंढना है। अगर बच्चा असफल हुआ है तो आपका सिस्टम कैपेबल नहीं हो पाया बच्चे को समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाउ कैन अ टीचर एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, अफेक्टिव डिफरेंट हो जाती, ठीक है। प्रभावी अधिगम, अच्छा अधिगम। ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं, बच्चे को इससे ज्यादा एक्टिव रखने के भी ऑप्शंस हैं। कंपटीशन को बढ़ावा देके, जी नहीं। बाय कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे की जिंदगी से, रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो, बेस्ट लर्निंग हो जाएगी, ठीक है ना। रियल लाइफ, वास्तविक जीवन से कनेक्ट करना है, ऐसा एनसीएफ भी कहता है। डी ऑप्शन है, बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एट एवरी स्टेप इन लर्निंग। हर एक स्टेप पे रिवॉर्ड देंगे तो फिर तो उसको रिवॉर्ड के लिए काम करेगा, वो सीखने के लिए काम नहीं करेगा। फिर बस रिवॉर्ड चाहिए उसको, लालच पे काम करेगा। जिस दिन रिवॉर्ड नहीं चाहिए होगा वो नहीं सीखेगा, तो वो सही तरीका नहीं है। आप शुरुआत करा सकते हो, कभी कभार यूज कर सकते हो, बट रिवॉर्ड से लंबा गेम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अनुपमा अ साइंस टीचर। अनुपमा जो कि एक साइंस टीचर हैं, ऑफन मेक्स लिंकेजेस इन हर क्लासरूम्स विद द कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन मैथमेटिक्स। तो साइंस के कॉन्सेप्ट से मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ देती हैं अनुपमा। अनुपमा वो वाली अनुपमा नहीं, एक सीरियल भी तो आता है आजकल, बहुत फेमस है, मैंने थोड़ा बहुत कहीं देखा है, हमारे यहाँ भाभी हैं वो देखती हैं, देखना एक बार। मतलब ऐसे मेरे को शक्ल पता है अनुपमा की, बाकी कोई स्टोरी नहीं पता। हाँ, थोड़ी सी स्टोरी भी याद आ गई, देखिएगा। अरे ठीक है, प्रीवियस ईयर इतना दुखी नहीं होते, इट्स ओके। सेम कमेंट, बट इतनी बार रिपीट मत किया करो ना, कुछ काम का लिख लो। हाँ, 19 में लेखन वैफल्य होगा, लिखने की बात हुई थी क्या? नहीं 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 नहीं, लेखन वैफल्य में रिवर्स नहीं लिखता कोई बच्चा, इसको अभी समझाऊंगी मैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये गलतफहमी आपको हो सकती है, समझ गई मैं, ऐसा कंफ्यूजन क्यों हुआ है आपको, उसका आंसर डिसलेक्सिया ही है, अभी बात करेंगे उस पर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो पहले तो। अनुपमा जो कि साइंस के कॉन्सेप्ट्स को मैथ्स से जोड़ के पढ़ाती हैं, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। कि मान लीजिए जब आप इंग्लिश में कोई हिस्ट्री की बात पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी पोएम या कोई ऐसी स्टोरी पढ़ रहे हैं जो हिस्ट्री के बारे में है, तो हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों जोड़ गए, मल्टी डिसिप्लिनरी। जब दो सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के पढ़ाया जाए तो ये अच्छी बात होती है। वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बिल्कुल सही बात है। अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ा रही है, एक तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी, जो यहां सीखा होगा वो दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा, इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट है। वुड हिंडर इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ऐसा नहीं है कि इससे सीखने में बाधा होगी, बल्कि ये तो हेल्पफुल होता है। हिंडर लर्निंग ऐसा भी नहीं है। मिसकॉन्सेप्शन बढ़ेंगे, जी नहीं, अगर आप ठीक से समझाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, अभी बताऊंगी मैं वो डिस्लेक्सिया वाली बात में जो आपको दिक्कत है ना, अभी उस पर चर्चा करेंगे। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, फोल्डिंग लॉन्ड्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री एज अ 7 years old इज स्टोर्ड इन। यानी ये जानकारियां किस स्मृति में, किस तरह की मेमोरी में, मेमोरी से कभी क्वेश्चन आते नहीं थे सीटेट में, लेकिन ये भी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब इसके लिए आप पूरा मेमोरी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे सीटेट में, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे राइडिंग अ बाइक, बाइक कैसे चलाते हैं, तो आप अगर एक हफ्ते बाद, एक साल बाद भी चलाएंगे तो आपको पता होगा, भैया स्टार्ट करते हैं, क्लच दबाते हैं, गियर डालते हैं, फिर क्लच और जो एक्सीलरेटर है उसको छोड़ते हैं साथ में धीरे धीरे। तो ये क्या है, प्रोसीजर है, कहाँ है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, खत्म नहीं हो जाएगा, भूल नहीं जाओगे अचानक से, ठीक है ना। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, अगर आप बच्चे थे जब 7 साल के और आपने कभी पेड़ चढ़ा है तो आपको अभी भी वो पता होगा कि कैसे चढ़ा था, एक्सपीरियंस, उसका अनुभव क्या था। फोल्डिंग अ लॉन्ड्री, जब आप कपड़े तय कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा, दीर्घकालिक। ये आप भूलते नहीं है, ये यादें हैं आपकी 7 साल की उम्र से। सेंसरी मेमोरी ज्यादा देर कुछ होल्ड नहीं कर पाती, और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है आपकी कुछ 20 सेकंड तक, 20-30 सेकंड तक, और +-7 आइटम्स, यानी 7 से 9 आइटम को होल्ड कर पाती है। जैसे आप नंबर किसी का फटाफट से रट लेते हैं और बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो शॉर्ट टर्म में होता है,
और फिर भूल जाते हैं, जैसे आप कहीं और लिख देते हैं उसको। ठीक है ना जी मैम, मैं इस टाइम स्कूटी चला रही हूँ। प्रियंका गिर मत जाना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर्स इज नॉट करेक्ट। बच्चों की गलतियों को समझने के विषय में कौन सी एक बात सही नहीं है। इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजीशंस टू द स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करती है, यानी बच्चों को लेबल कर दोगे उनकी गलतियों के बेसिस पे, तो गलतियां तो सबसे होती है, यही गलत है। और क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। इट मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बात सही है, आपको पता लग जाएगा बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है उसकी गलतियों से। सी ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स इज मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। ये बात जो है वो सही है कि बच्चों की गलतियों को समझने से आप अर्थपूर्ण ढंग से उनको समझा पाएंगे, विच इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे डी ऑप्शन पर, इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, ऐसे इंसाइट मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन ही सही है कि इससे आप लेबल कर पाएंगे बच्चों को, फर्स्ट सेकंड रैंक कर पाएंगे, वो गलत है। बच्चे की गलतियां नेचुरल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, which type of motivation is associated with activities that are enjoyable or satisfying in themselves, यानी किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी होती है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। यानी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छा लग रहा है, मेरा कोई टेस्ट नहीं है, मुझे कोई किताब पढ़ के अच्छा लग रहा है मनोविज्ञान की, कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। ठीक है ना अनुष्का, तो उस केस में ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कोई शाबाश नहीं कहने आएगा, बट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो मीन्स टू एन एंड नहीं है, अपने आप में मीन्स एंड एंड दोनों है। यानी वो जो टास्क है लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, आपको सीखने में मजा आ रहा है, आप इसलिए सीख रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ही होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाकी कोई भी ऑप्शन सही बैठेगा ही नहीं। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं होती हैं, हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन देयर लर्निंग, यानी उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सही बात है, जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है बच्चों से वो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि तुम बेटा कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करो, तो बच्चा भी अपने आप में विश्वास करने लगता है। तो टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे की लर्निंग को बहुत प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि को रिलेट नहीं करनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, ऐसा नहीं है। सोल डिटर्मिनेंट है, ऐसा भी नहीं है कि एकमात्र यही है, बट हाँ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है टीचर की एक्सपेक्टेशन का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एक बार, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस, डिस्करेजिंग क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस तो एनकरेज कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट नहीं, प्रमोटिंग कंपटीशन जी नहीं, एकमात्र सही उत्तर प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब जहां बच्चे सेंटर में हैं, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना कि वो कैसा कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चा सेंटर में है, यहाँ बच्चे की भलाई की बात हुई है। आज के लिए आखिरी सवाल, फिर आपके कुछ 2-3 डाउट हैं आज के सेशन में, वो मैं क्लियर कर दूंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो क्या प्रपोज करती है, यानी क्या प्रस्तावित करती है, ये पूछा है, फटाफट से बताएंगे। पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, यानी विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करना, कि कम कर दो कंटेंट को। ठीक है, फिर आता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, हाँ ये भी ठीक है। एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, ये कैसे ठीक हो सकता है। एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, ये बात ठीक लग रही है। तो सेकंड और फोर्थ हमें ठीक लग रहा है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु की कटौती हमने एज सच नहीं पढ़ा है, एनईपी हम कर चुके हैं, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड और फोर्थ सही है कि एक तो पाठ्यचर्या जो है वो फ्लेक्सिबल हो, अलग अलग बच्चों के हिसाब से बने, दूसरा विवेचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग, जिसपे वो डिफरेंट तरीके से अपना इंडिपेंडेंट थॉट डेवलप कर सकें। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला है, तो आप लाइक शेयर करके कॉमेंट करके बता सकते हैं। आउट